हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे कि आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि हाल ही में मंडे को केंद्र सरकार एक बिल लेके आई है पेपर लीक से संबंधित। पेपर लीक है, नकल है, फर्जी वेबसाइट से संबंधित जो गड़बड़ी है उसे रोकने के लिए जो सार्वजनिक परीक्षा जो है पब्लिक एग्जामिनेशन बिल लेके आई है मंडे को। और जो कल 6 फरवरी को लोकसभा में ये बिल पारित हो चुका है और जैसे ही राज्यसभा में पारित होगा तो पेपर लीक से संबंधित गड़बड़ियों को रोकने से संबंधित ये है केंद्र सरकार का कानून बन जाएगा। तो आज अपने इस कानून जो बिल है, विधेयक है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो पढ़ेंगे कि जो पेपर लीक है इसमें लिखा हुआ है अनुचित साधन। तो कौन कौन से अनुचित साधन हैं और कौन कौन सी परीक्षाओं को है जो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। फिर जो सार्वजनिक परीक्षा नाम दिया गया है उसमें जो क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है, तो वो सारा आज हमें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खबर है क्या, न्यूज़ क्या है। पब्लिक एग्जामिनेशन बिल है जिसका पूरा नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन यानी सार्वजनिक परीक्षा प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स यानी अनुचित साधनों की रोकथाम बिल है 2024 का। यह आपके सामने न्यूज़ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहले दिखा है पब्लिक एग्जामिनेशन तो सार्वजनिक परीक्षा, इससे किस को सार्वजनिक परीक्षा में शामिल किया गया है, ठीक है। फिर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स, अनफेयर मीन्स मतलब अनुचित साधन, तो किन किन साधनों को अनुचित माना गया है, तो वो सारा आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं हम अनफेयर मीन्स, अनुचित साधन किसे हैं। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ कि ये है केंद्र सरकार का कानून, तो केंद्र की जो जितनी परीक्षाएं हैं उस पे लागू होगा। राज्यों के लिए बोला गया है कि ये केंद्र का कानून बनाया गया है, इसको ध्यान में रखते हुए राज्य अपने अपने स्तर पर कानून बना सकते हैं। और आपने पढ़ रखा होगा, इसके पहले हमने पढ़ा भी था कि राजस्थान का अपना कानून बनाया जा चुका है, अब वही रहेगा या उसमें कोई चेंज करेंगे वो आगे देखने वाली बात है। पर राजस्थान का कानून है जो पेपर लीक से संबंधित है वो बन चुका है। तो यहाँ देखते हैं कि अनुचित साधन अनफेयर मीन्स किसे कहा गया है। तो जैसे एग्जाम होता है तो उसमें प्रश्न पत्र है या अपनी आंसर की है, जो क्वेश्चन पेपर है आंसर की है वो लीक हो रहे हैं या उसको लीक करने से के संबंध में किसी भी प्रकार की मिलीभगत शामिल है तो वो अनुचित साधन माना जाएगा, ठीक है। अगर पेपर लीक हो रहा है, प्रश्न पत्र या आंसर की या उसका कोई एक हिस्सा यानी 10 क्वेश्चन बता दिए, 15 क्वेश्चन बता दिए, तो इसका हिस्सा हो गया, ठीक है। तो उसे लीक को नाम शामिल करेंगे और इस तरह की लीक में किसी भी तरह की कोई मिलीभगत है तो वो अनुचित साधन माना जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा कि क्वेश्चन पेपर या ओएमआर शीट, जब हम क्वेश्चन पेपर दे के आते हैं तो हमारे पास ओएमआर शीट होती है, तो उस ओएमआर शीट को बिना अधिकार के अगर कोई एक्सेस कर रहा है या अपने कब्जे में ले रहा है उस ओएमआर शीट को, तो वो अनुचित साधन माना जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुचित साधन वर्ड है ये अनफेयर मीन्स है, इसमें किन किन बातों को शामिल किया गया है। तो या तो क्वेश्चन पेपर ही लीक हो रहा है या आंसर की बताई जा रही है या उसका कुछ हिस्सा यानी कुछ क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, किसी भी तरह की मिलीभगत है तो वो शामिल होंगे। ओएमआर सीट एक्सेस की जा रही है, किसी प्रकार का अधिकार नहीं है उसके बावजूद, तो अनुचित साधन माना जाएगा। ओएमआर सीट रिस्पॉन्स सीट है जो हमारी, उस उत्तर पुस्तिका के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है। अगर मान लो जैसे मैं एग्जांपल से बता रही हूँ कि अपने राजस्थान में क्या किया हुआ है कि अब क्या है 5 ऑप्शन, पहले 4 ऑप्शन आते थे, अब सरकार ने क्या कर दिया कि 5वां ऑप्शन है वो सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है अगर आप नहीं कर रही हो किसी क्वेश्चन को तो 5वें क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा। तो ये उसी छेड़छाड़ को रोकने के लिए राजस्थान में एग्जाम हो रहे हैं उसमें सुधार किया गया है। तो इसी प्रकार यहाँ भी किया गया कि ओएमआर रिस्पॉन्स शीट उत्तर पुस्तिका के साथ अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है तो वो अनुचित साधन माना जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का समाधान प्रदान करना, यानी एग्जाम हो रहा है, ठीक है, और उसमें कोई अनधिकृत व्यक्ति है जिसको अधिकृत नहीं किया गया, वो व्यक्ति एक या एक से ज़्यादा प्रश्नों का समाधान कर रहा है यानी बता रहा है
तो वो अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार की कैंडिडेट की सहायता कर रहा है, उम्मीदवार की किसी भी प्रकार की, चाहे प्रत्यक्ष है चाहे अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की जा रही है, तो वो अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी कुछ और है, जैसे उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देना है, तो उसमें आवश्यक किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना। मान लो फाइनल रिजल्ट आ गया, उस फाइनल रिजल्ट के बाद में जब उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग हो रही है, उस रैंक हो रही है, अंतिम रूप देना है, तो जो डॉक्यूमेंट चेक करवाए जा रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार की हेर फेर की जा रही है, या जैसे मान लो किसी तरह की, जैसे एग्जाम पुलिस वेरिफिकेशन, मान लो SI का एग्जाम हो रहा है मान लो, तो उसमें मान लो हाइट का कोई इशू है, तो उसमें अगर आप किसी की जानकारी के माध्यम से उसको कम या ज़्यादा है उसके बावजूद उसको सही करवा रहे हैं, तो दस्तावेज यानी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करवा रहे हैं, तो वो क्या है, अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक है, उसको अंतिम रूप देने के लिए जितने दस्तावेज चाहिए उसके साथ अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है, तो वो अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर संसाधन या कंप्यूटर सिस्टम के साथ भी किसी प्रकार की छेड़छाड़, कोई टेक्निकल छेड़छाड़ हो रही है, तो भी वो अनुचित साधन होगा। इसके अलावा अगर कोई फर्जी वेबसाइट का निर्माण है, फेक वेबसाइट बनाई जा रही है और फेक कोई एग्जाम परीक्षा, फर्जी परीक्षा का संचालन हो रहा है, कोई नकली प्रवेश पत्र जारी या धोखा देने के लिए कोई ऐसा कुछ कार्य किया जा रहा है जिसमें बिल्कुल फेक वेबसाइट बना दी, फेक ही एग्जाम होगा, और अगर कोई फेक ही, जैसे किसी कोई ऐसे वैकेंसी जारी करके और नकली प्रवेश पत्र जारी करके इस तरह का कोई करके अपना कोई फायदा, वित्तीय फायदा लेने के लिए कोई गतिविधि की जा रही है, तो वो अनुचित साधन माना जाएगा। और ये सारे अनुचित साधन इस कानून के तहत सजा के दायरे में आएंगे। तो क्लियर हुआ कि अनुचित साधन किस किस को कहते हैं। पहले ये देखा आपने प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका वाला, फिर ओमवार सीट में कोई हो रहा है तो, और प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की किसी प्रकार की मदद हो रही है तो, या फिर उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग अंतिम रूप, रिजल्ट के अंतिम रूप देने के टाइम किसी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ हो रही है, कंप्यूटर संबंधी कोई छेड़छाड़ हो रही है, या बिल्कुल ही फर्जी बनाया जा रहा है, वेबसाइट ही फर्जी है, परीक्षा ही फर्जी है, सारा नकली एडमिट कार्ड जारी करके परीक्षा ली जा रही है और उनका उद्देश्य केवल लाभ हासिल करना है, मौद्रिक लाभ हासिल करना है, तो इन सबको अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है, अब फिर अपने देखते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा, जो अपने अधिनियम कानून बिल का नाम ही है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, तो इसमें सार्वजनिक परीक्षा किसे कहा गया है, तो ये केंद्र सरकार का बिल है, तो इसका मतलब केंद्र सरकार की जो परीक्षाएं हैं वो इसके अंतर्गत होगी। तो लिखा है कि इस बिल के अंतर्गत धारा 2 है, उस धारा 2 के तहत विधेयक की अनुसूची में जितने सूचीबद्ध सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण हैं, सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण जो सूचीबद्ध है, वो जो परीक्षाएं करवा रही है वे, प्लस केंद्र सरकार जो भी अधिसूचित कर रही है जिस प्राधिकरण को कि ये आप ये परीक्षा आयोजित करवाए, उनके द्वारा आयोजित परीक्षाएं हैं वो आपकी सार्वजनिक परीक्षा होगी। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण या किसी ऐसे अन्य प्राधिकरण जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है, उनके द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्लियर है, तो वो हो गया आपकी सार्वजनिक परीक्षा। अब अपने देखते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण है किन किन को शामिल किया गया है। तो सार्वजनिक परीक्षा है, अभी फिलहाल जो बिल लेके आए हैं उनमें किन किन को, कौन सी परीक्षाएं हैं जो इस बिल के तहत लाई गई है, तो वो देखते हैं। पहली बात, केंद्र सरकार का सबसे है, आपको पता ही है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो परीक्षा आयोजित करवाते हैं। कौन कौन सी, जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम हो गया, सीडीएस हो गया, जो इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, और एक मेडिकल है की एग्जाम है, वो यूपीएससी की वो परीक्षाएं हैं, वो आपकी इसके पब्लिक एग्जामिनेशन में शामिल होगी। उसमें अगर किसी प्रकार का अनुचित साधन पाया जाता है तो सजा का प्रावधान होगा। दूसरा किसे, स्टाफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो परीक्षा आयोजित करवाई जाती है ग्रुप बी और ग्रुप सी के तहत।
ग्रुप बी और ग्रुप सी की परीक्षा है, एक नॉन टेक्निकल है, एक टेक्निकल है जो गेस्टेड है बी वाली, और ये सी वाली नॉन टेक्निकल पोस्ट की जो परीक्षा आयोजित होती है एसएससी के द्वारा, वो इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है। तीसरा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी जो परीक्षाएं करवाता है, कौन सी है? ये ग्रुप सी की है और डी की है। ग्रुप सी और डी स्टाफ के लिए जो परीक्षा आयोजित होती हैं वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। चौथा है द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनल सिलेक्शन, आईबीपीएस। आईबीपीएस आपको पता ही है, जितने भारत में बैंकिंग से संबंधित परीक्षाएं हैं वो आईबीपीएस के द्वारा आयोजित होती है, और वो परीक्षाएं इस अधिनियम के, इस बिल के दायरे में आती है। ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए, एनटीए के तहत जैसे जी का हो गया एग्जाम और नीट का हो गया, ठीक है, और यूजीसी की होगी परीक्षाएं जितनी होती है यूजीसी की, और एक होता है कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, कॉमन सी एंट्रेंस टेस्ट सीईटी। ठीक है। ये जितने भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा आयोजित होते हैं एग्जाम, जी का होता है, नीट का होता है, यूजीसी का जैसे नेट का एग्जाम हो गया, और कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ये क्या है, इस जो बिल है इसके दायरे में आते हैं। ठीक है। तो 5 है, ध्यान में रखना है, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और एनटीए के तहत जितनी परीक्षाएं आती हैं वो इस बिल के तहत लाई गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने मंत्रालय है, जितने विभाग है और कर्मचारियों की भर्ती के लिए जो विभागीय परीक्षा आयोजित होती है वो भी इस बिल के दायरे में लाई गई है। ठीक है। तो पहले अपने पढ़ा कि इस बिल के तहत क्या कहा गया, अनुचित साधन कौन कौन से हैं, फिर अपने पढ़ा है कि कौन कौन सी जो एग्जामिनेशन है वो आती है, तो सार्वजनिक प्राधिकरण कौन कौन शामिल है, उनके तहत कौन कौन सी परीक्षा आयोजित होती है वो देखा है। अब अपने देखेंगे कि इसमें सजा का क्या प्रावधान है, क्या पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, और वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या किया है, जितने जो परीक्षा से संबंधित पेपर लीक से, नकल से, फर्जी वेबसाइट से संबंधित जितने भी मामले हैं, जितने भी अपराध है, उन सबको कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल माना गया है। ठीक है। कॉग्निजिबल मतलब संज्ञेय अपराध माना गया है। संज्ञेय अपराध का मतलब है कि बिना किसी वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है, इसके लिए वारंट की आपको जरूरत नहीं है। अरेस्ट कर सकते हैं, कैन बी मेड विदाउट ए वारंट, बिना किसी वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा बात है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल मतलब गैर जमानती, यानी इस बिल के तहत, इस विधेयक के तहत यह प्रावधान किया गया है कि कोई जो अपराधी हो है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो ये नहीं कह सकता कि जमानत प्राप्त करना मेरा अधिकार है। जमानत देना या न देना मजिस्ट्रेट पर डिपेंड करता है। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि उसे बेल दी जाए या ना दी जाए, तो ये नॉन बेलेबल है। ठीक है। तीसरी बात है नॉन कंपाउंडेबल। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है, मान लो किसी ने शिकायत की है कि पेपर लीक हुआ है या ये जैसे फर्जीवाड़ा हुआ है, नकल हुई है, और शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता ने शिकायतकर्ता की जिसके खिलाफ शिकायत की गई, उन दोनों में समझौता हो गया। तो समझौते के बाद अगर शिकायतकर्ता कहता है कि मैं अपनी शिकायत वापस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो शिकायत वापस नहीं ली जा सकती, उसे कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है। हमेशा होता है जैसे शिकायत कर दी और शिकायत के बाद में पता चला शिकायतकर्ता की किसी तरह से जिसके खिलाफ शिकायत की उसके साथ समझौता हो गया, तो बंदे ने वापस शिकायत ले ली तो उसकी मान ली जाती थी। लेकिन यहाँ हुआ है नॉन कंपाउंडेबल कि अगर आपने शिकायत एक बार कर दी तो उसका ट्रायल होके ही रहेगा। ठीक है। ट्रायल हो गई, ऐसा नहीं है कि शिकायतकर्ता ने जिसके खिलाफ शिकायत की उसके साथ समझौता हो गया तो अपनी शिकायत वापस करने की मांग करे, तो ये नहीं हो सकता, उसे बोलते हैं नॉन कंपाउंडेबल। ठीक है। तो ये समझ आया, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है ये बिल। ठीक है। इसके अंतर्गत ऑफेंस है वो इस माने जाएंगे। ये सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है इसको।
अब देखते हैं सजा क्या है। सजा क्या है, व्यक्तिगत रूप से है और संगठित अपराध के लिए है। तो ये देखना है कि अगर कोई व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है तो 3 से 5 साल तक की तो जेल होगी, 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना। व्यक्तिगत श्रेणी में तो है 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना। संगठित अपराध है, अगर संगठित अपराध है तो 5 साल कम से कम और 10 साल तक की सजा, 5 से 10 वर्ष तक की सजा है और जुर्माना 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा, यानी 1 करोड़ से अधिक का जुर्माना होगा। अगर कोई समूह इस में लिप्त पाया जाता है, जैसे देखते हैं ना कोई गिरोह है जो नक्सल प्रकरण में गिरोह को पकड़ा जाता है, तो अगर गिरोह है, संगठित अपराध है, उनके खिलाफ अपराध साबित होता है तो 5 से 10 साल की सजा है और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना होगा, अधिक का इसमें नहीं दिया गया। ठीक है। इसके अलावा एक और बात है, सर्विस प्रोवाइडर के, सेवा प्रदाता जो परीक्षा के संचालन के लिए किसी भी, मान लो कंप्यूटर संसाधन है या किसी भी सामग्री, कोई भी सेवा उपलब्ध करवा रहा है और वो इस प्रकरण में लिप्त पाया जाता है नकल के आरोप में, तो उसके लिए अन्य दंड तो हो गई प्लस 1 करोड़ का जुर्माना एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। और साथ में ये भी है कि अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो नकल में या फर्जीवाड़े में या पेपर लीक में लिप्त पाया गया तो उसके बाद उसे अगले 4 साल तक किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया जाएगा उस सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है। तो ये सजा है व्यक्तिगत 3 से 5, 10 लाख, संगठित अपराध 5 से 10 और 1 करोड़ कम से कम जुर्माना, और सर्विस प्रोवाइडर अगर इसमें शामिल है तो फिर आपका 1 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये था आपका अधिनियम बिल था जो राज्यसभा में पारित होने के बाद कानून बन जाएगा, और ये केंद्र सरकार का कानून है और यही प्रावधान किया गया कि राज्यों के लिए बोला गया है कि अलग अलग राज्य इसके लिए प्रावधान अपने हिसाब से बिल ला सकते हैं। अब ये बिल क्यों जरूरत पड़ी, थोड़ा सा ये है कि क्यों इतना कठोर कानून लाने की जरूरत कहाँ पड़ी, कि अब क्यों लेके आए। तो ये बताया कि एक सर्वे किया गया था, उसमें बताया गया है कि पिछले 5 वर्ष में, पिछले 5 साल में कि 16 राज्यों में, कम से कम 16 राज्यों में ऐसे 48 प्रकरण हो चुके हैं, 48 घटनाएं शामिल हुई है। ऐसी 48 घटनाएं सामने आई है जिससे लगभग 1.5 करोड़ उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं बार बार ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ये कानून लेके आई है, जो बिल लेके आई है, जो कानून का रूप है अब ले लेगी, क्योंकि राज्यसभा में ये कानून बिल पारित हो जाएगा। तो ये केंद्र सरकार का है। राजस्थान का अपना कानून है जिसके लिए क्या सजा का प्रावधान है वो आप देख लेना, पीछे करवाया गया है, तो राजस्थान का भी साथ साथ में देख लेना। तो ये हो गया सार्वजनिक परीक्षा का अनुचित साधनों का प्रतिबंध अधिनियम 2024, बिल 2024 है। ठीक है। अब अपने एक और देखते हैं, ये तो सार्वजनिक परीक्षा का हो गया, एक और टॉपिक पढ़ते हैं, ग्रैमी अवार्ड्स 2024। बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ग्रैमी अवार्ड 2024 है, जो किसके, संगीत का क्षेत्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, संगीत के क्षेत्र का है। लॉस एंजल्स में ये इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ, उसमें ग्रैमी अवार्ड्स दिया गया। उसमें भारतीयों को कोई भी पुरस्कार होता है अपने एग्जाम में, कोई किसी भी प्रकार, छोटे से छोटे लेके बड़े एग्जाम तक, अगर कोई अवार्ड भारतीय को मिलता है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसका क्वेश्चन ये मान के चलो आप पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अब की बात जिस कोई भी परीक्षा होगी उसमें ये ग्रैमी अवार्ड्स पूछे ही जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र का है, संगीत के क्षेत्र का है। ठीक है। तो ये क्यों अब की बार फेमस इतना क्यों हुआ कि इसमें 5 भारतीयों को पुरस्कृत किया गया है, 5 भारतीय है। अब अपने 5 पहले नाम देखते हैं, 5 भारतीय कौन कौन से हैं। जाकिर हुसैन है और ये तबला वादक है। ठीक है। एक राकेश चौरसिया है, बांसुरी वादक, राकेश चौरसिया। एक गायक है शंकर महादेवन, सिंगर है शंकर महादेवन। ताल वादक वी सेल्वा गणेश और वायलिन वादक है गणेश राजगोपालन। ये 5 लोगों को ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। अब अपने अलग अलग देखते हैं। अब देखते हैं कि शक्ति बैंड, एक पहला अवार्ड दिया है शक्ति समूह है, ये देखो शक्ति है, शक्ति वोन क्या है ग्रैमी को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड मिला है।
किसके लिए? दिस मोमेंट के लिए। दिस मोमेंट है, ये यहाँ न्यूज़पेपर में द मोमेंट लिखा है, दिस मोमेंट है, एल्बम का नाम है, शक्ति समूह है, उसके लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। और उस समूह में कौन कौन शामिल थे? शंकर महादेवन, सेल्वा गणेश, गणेश राजगोपालन और उस्ताद जाकिर हुसैन। और एक जो और व्यक्ति थे, लेकिन 4 भारतीय थे, तो अपने को जो भारतीय है उनके नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो याद क्या रखना है? दिस मोमेंट एल्बम के लिए शक्ति समूह को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखो जाकिर हुसैन को और एक राकेश चौरसिया और जाकिर हुसैन दोनों को सम्मिलित रूप से एल्बम पश्तो के लिए और एक एज वी स्पीक के लिए अवार्ड मिला है। तो जाकिर हुसैन और राकेश चौरसिया को तो ये दो एक कॉमन ये मिला है, और जाकिर हुसैन इसमें भी शामिल है। तो जाकिर हुसैन को 3 ग्रैमी अवार्ड मिला है, राकेश चौरसिया को 2 ग्रैमी अवार्ड मिला है। किसके लिए? पश्तो के लिए, एज वी स्पीक के लिए। और अन्य 3 और है जो सेल्वा गणेश और गणेश राजगोपालन और एक शंकर महादेवन, इनको एक ग्रैमी अवार्ड मिला है। तो ये 5 व्यक्ति और 5 का संबंध किस क्षेत्र से है? जैसे याद रखने वाली क्या बात है? जाकिर हुसैन को तबला वादक याद रखना है। एग्जाम में सीधा आता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और चारों सिंगर जो अलग अलग क्षेत्र है उनका, और प्लस में सुमेलित करना आएगा आपका कि तबला वादक लगा देंगे, एक तरफ बांसुरी वादक लगा देंगे, एक तरफ गायक लगाएंगे, और वायलिन वादक या ताल वादक लगाएंगे, और इनका नाम होगा सुमेलित करना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है कि निम्न में से किन को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, या निम्न में से किन को ग्रैमी अवार्ड 2000 सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपको 5 व्यक्तियों के नाम याद रखना है, प्लस जाकिर हुसैन को 3 अवार्ड याद रखनी है। तीनों किस क्षेत्र में? एक तो दिस मोमेंट के लिए, एक पश्तो के लिए, और एक एज वी स्पीक है। 3 हो गए। राकेश चौरसिया को 2, पश्तो, एज वी स्पीक के लिए, और 3 अन्य बंदे हैं उनको दिस मोमेंट के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको याद है रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम यहीं अपने खत्म करते हैं इसको, कल फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।